हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जो बीकॉम में, बीबीए में और सीए इंटर के अंदर ये सब्जेक्ट होता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है एग्जाम पर्पज से भी और आपकी लाइफ के पर्पज से भी, क्योंकि हम सबको भी अच्छे से फाइनेंस को मैनेज करना आना चाहिए। तो ये चैप्टर काफ़ी आपकी हेल्प करेगा और ये सब्जेक्ट काफ़ी आपकी हेल्प करेगा कि फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है, उसके क्या तरीके हैं, उसको हम डिटेल के अंदर समझेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसका हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसकी थ्योरी समझेंगे कि भाई ये चीज़ें है क्या। ओके, फिर आगे जब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर तो फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल वर्ड जो है वो फाइनेंस से बना हुआ है। फाइनेंस मतलब वित्त, जिसको हिंदी में वित्त बोलते हैं, इंग्लिश में पैसा। तो पैसे का मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट तो हम समझते ही हैं ना, क्लास 12th में भी पढ़ा था हमने, उसमें भी एक चैप्टर आता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट छोटा सा, जिसमें बहुत तरह के फंड वगैरह, लेकिन वो थ्योरेटिकली था। लॉन्ग टर्म फंड, शॉर्ट टर्म फंड, ये फंड वो फंड है ना, सारे बहुत सारे डिसीजंस थे उसके अंदर, हमने पढ़े थे डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, है ना। बट वो सारा का सारा जो क्लास 12th के अंदर हमने पढ़ा था बिजनेस स्टडीज के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, वो थ्योरेटिकल था। यहाँ पर शुरू में एक चैप्टर थ्योरी का मैंने बताया, उसके आगे हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, डेफिनेशन या मीनिंग देखें तो इसकी, तो इसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजरियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मैनेजरियल एक्टिविटी है। जैसे मैनेजर है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है ना, कंट्रोलिंग करता है, स्टाफिंग करता है, मार्केटिंग करता है। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से एक एक्टिविटी क्या है उसकी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसों का अच्छे से मैनेजमेंट करना भी एक मैनेजरियल एक्टिविटी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी, यानी कि इसको मैनेजर्स करते हैं। विच इज कंसर्न विद द प्लानिंग, विच इज कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजरियल एक्टिविटी है और मैनेजर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं, यानी कुछ योजना बना रहे हैं और कुछ नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको, ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज समझ गए, जो पैसा है, उस पैसे को कहाँ यूज करना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग करना और कंट्रोल करना उस पैसे पे कि जैसा जैसा सोचा है वैसा वैसा हो रहा है या नहीं, और उसका डेविएशन निकाल के उसके ऊपर डिसीजन लेना। मतलब उसमें कोई अगर अंतर है, प्लानिंग ये करी थी और हो ये रहा है, तो कंट्रोल करना उसके ऊपर अच्छे से। पैसा ऐसी चीज़ है ना, जब आता है तो अच्छे अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, आजकल लोग क्रेडिट कार्ड बहुत यूज़ करते हैं ना, देखना पैसा कैसे दिमाग खराब करता है, मैं बताता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या करती है आपको पता है, आपको एक लिमिट देती है और आजकल आराम से 50-60 हज़ार रुपये की लिमिट मिल जाती है ना, लाख रुपये की भी मिल जाती है। अब जैसे आपके क्रेडिट कार्ड जेब में आ गया, ठीक है, अब आपके दिमाग में बताए क्या है कि आपके पास 50-60 हज़ार रुपये पड़े हैं, वो आपके अपने हैं, और फिर क्या करते हैं, आपको एक अंदर ही आत्मविश्वास रहता है कि ये 50-60 हज़ार रुपये मेरे पास पड़े हैं जेब में, मेरे बैंक में पड़े हैं, ये मेरे हैं। धीरे धीरे वो बोलता है ना, एक ही झूठ को 10 बार बोला जाए तो वो सच लगने लग जाता है कि ये मेरे हैं, ये 50,000, 60,000 या 1 लाख का जो भी आपकी लिमिट है ये मेरे हैं। और धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऐसा अंदर से, ऊपर से तो हमको पता होता है, लेकिन अंदर से ऐसा एहसास होने लग जाता है ये मेरे हैं। और फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके उस पैसे को खर्च कर देते हैं, जबकि हमारे पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। फिर भी वो कोई प्रोडक्ट हम परचेज कर लेते हैं, उसमें इमोशंस का बहुत दबाव होता है। जब हम कुछ खरीदते हैं तब ज़रूरत भी होती है, इमोशंस भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लेते हैं। और उसके बाद फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज अब वहाँ पर बेनिफिट उठाना स्टार्ट करती है। अब आपको हर महीने EMI पे करनी पड़ेगी। अगर EMI पे नहीं करवाया है तो और बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। अब आपको कुछ दिन तो फ्री के मिलते हैं, बोलते हैं कि ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन 20 एक दिन मिलते हैं, और उसके बाद में लगभग 30 से 35% अधिकतर क्रेडिट कार्ड पे जो है 30 से 35% इंटरेस्ट लगता है। 30 से 35% इंटरेस्ट किसको बोलते हैं भैया, FD में मिलता है 8% इंटरेस्ट, है ना। कार लोन वगैरह जो लेते हैं 12-13% इंटरेस्ट बैंक लेती है, आया समझ में। तो इस तरीके से वहाँ पर हम फंस गए। तो देखा, पैसे ने दिमाग खराब कर दिया। एक्चुअल में हमारा पैसा नहीं था, फिर भी खर्च करके अब हम भर रहे हैं। फिर बाद में अगर किसी की अर्निंग वगैरह इतनी नहीं हो तो उसको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है और क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है बहुत लूट लेती है फिर। तो आया समझ में। तो वही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको नहीं आता है जिसको, वो ऐसा करता है।
ओके, तो क्या करें सर, क्रेडिट कार्ड नहीं ले, मत लो, क्या यूज किया आपके क्रेडिट कार्ड, ठीक है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मैनेजरियल एक्टिविटी है। ये तो मैंने इंडिविजुअली बात करी, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनीज की बात करूं तो वहां तो मैनेजमेंट सारी एक्टिविटीज करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कंपनी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो पैसा है ना, उसको कैसे खर्च करना है, उसकी प्लानिंग करना और उसकी कंट्रोलिंग करना उस प्लान के ऊपर, ये मैनेजरियल एक्टिविटी है, मैनेजर्स करते हैं और इसको बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके जी। पॉजिटिव कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैश फ्लो, बुक प्रॉफिट, सॉरी कैश फ्लो नहीं है, पॉजिटिव कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन बुक वैल्यू। देखो, एक फर्म की बुक वैल्यू समझ सकते हो या बुक प्रॉफिट, सॉरी वैल्यू नहीं, बुक प्रॉफिट। हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, अधिकतर लोगों का ध्यान प्रॉफिट पे रहता है। अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती जा रही है तो है ना, लोग उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। बट आज के मॉडर्न एरा के अंदर अगर समझा जाए तो बुक प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव कैश फ्लो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को प्रॉफिट भले ही बहुत ज्यादा हो रहा हो, लेकिन कंपनी के पास फूटी कोड़ी नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि आप अमीर हैं, आपके घर पे जो है बहुत प्रॉपर्टी है ना, बहुत जमीन जायदाद है, गांव के अंदर जमीन पड़ी है बहुत सारी, और लैंड पड़ी है आपके पास, बिल्डिंग्स पड़ी है आपके पास, गोल्ड पड़ा है, लेकिन हर महीने की इनकम बंद है, मतलब कमाने वाला कोई नहीं है, पूर्वजों की दौलत पड़ी, अब उसको तो बेच के खाओगे नहीं आप। तो अगर महीने की कमाई बंद हो जाएगी तो वो ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, पैसा आते रहना इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर भी वही है कि प्रॉफिट बहुत हो रहा है लेकिन कंपनी के पास फूटी कोड़ी नहीं है, कैश में लिक्विडिटी है ही नहीं, तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए कैश फ्लो इज पॉजिटिव कैश फ्लो, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन बुक प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट भी करता हूं मैं बहुत शेयर मार्केट के अंदर, मतलब ट्रेडिंग नहीं करता, उसको मैं सट्टा मानता हूं, चाहे कोई कुछ भी माने, मैं तो मानता हूं उसको सट्टा। तो उसके ऊपर अलग से कभी डिस्कस कर सकते हैं, आप बोलोगे तो वीडियो बना देंगे। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं मार्केट के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट में ऐसे आंखें बंद करके नहीं करता हूं, जो नॉलेज है उसके बेसिस पे करते हैं, कंपनी को पूरा अच्छे से रीड करते हैं। तो वहाँ पर मैं बहुत सारी बुक्स भी पढ़ता रहता हूँ। जैसे मैंने एक वॉरेन बफे की बुक पढ़ी थी एक, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ही वो बुक थी कि फाइनेंस को मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो उसके अंदर, उस बुक के अंदर एक चीज़ बहुत बार रिपीट हुई, कुछ 4-5 चीज़ें थी जिस पे वॉरेन बफे बहुत ध्यान देते हैं। वॉरेन बफे जानते होंगे, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, है ना। तो 4-5 चीज़ें थी जिस पे वो ज़्यादा ध्यान देते। तो उसमें नंबर 1 पता क्या था, वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, आप करते हैं। उस बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि जिस कंपनी में पॉजिटिव कैश फ्लो हो, यानी कि कंपनी के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, कैश लिक्विडिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और उनका मानना था कि अगर कभी मुसीबत आती है फ्यूचर में तो कंपनी उस कैश का यूज़ करके उस मुसीबत से निकल जाएगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसको और लोन वोन देना पड़ेगा और कंपनी की हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव कैश फ्लो। अब ये पॉजिटिव कैश फ्लो के लिए ही हमें ये सब पढ़ रहे हैं, यानी कि हम अगर फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अच्छे से प्लानिंग करेंगे, अच्छे से कंट्रोल करेंगे, उसको अच्छे से मैनेज करेंगे, तो फिर हमारे पास, हमारी कंपनी में पॉजिटिव कैश फ्लो रहेगा। और पॉजिटिव कैश फ्लो बुक प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिव कैश फ्लो अगर रहेगा तो फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका हम आसानी से सामना कर सकते हैं। जैसे कोविड आया था ना, तो लोगों की कमाइयाँ बंद हो गई, लेकिन जिस लोगों ने बचत करके बैंक में अच्छे खासे पैसे रख लिए थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो प्रॉब्लम्स में पैसा काम आता है। ओके, ठीक। एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या एस्पेक्ट्स है? सबसे पहले फर्स्ट है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, और सेकंड है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड का मतलब है आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी है तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि बिना कैपिटल के तो बिजनेस चलेगा नहीं। ओके, और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है कि जो पैसा आया उसको आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो अब प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड कहाँ कहाँ से हो सकता है? तो सबसे पहले होता है ओनर फंड। ओनर फंड मतलब जो ओनर है, जो मालिक है, वो खुद अपने घर से कैपिटल लगा रहा है बिजनेस के अंदर, या फिर इक्विटी इशू कर रहा है, इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू करके, और शेयर होल्डर जो है वो भी ओनर बन गए, तो ये हो गया ओनर्स फंड। इक्विटी शेयर अगर इशू करके पैसा रेज किया जाता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसमें आपके ऊपर वापस रीपे करने का इतना दबाव नहीं होता है, आपको समय मिल जाता है, कंपनी को समय मिल जाता है अपना जो हुनर है, अपना जो रिजल्ट है उसको दिखाने का। ठीक है, तो कोई फिक्स रिटर्न इस पे देना नहीं पड़ता है। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स के ऊपर जो एक फिक्स परसेंटेज डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बॉन्ड के ऊपर भी एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन डिबेंचर और बॉन्ड्स को भी मार्केट में इशू करके, पब्लिक में इशू करके आप फंड रेज कर सकते हैं।
वेंचर कैपिटल जो होते हैं ये बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिले हुए होते हैं और वो जो नए स्टार्टअप वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं, उनको पैसा देते हैं और उसके बदले में जो है वो ऑनरशिप लेते हैं कुछ परसेंटेज। कॉमर्शियल बैंक तो आप जानते हो, कॉमर्शियल बैंक का मतलब हो गया जैसे आपकी SBI बैंक हो गई, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक हो गई, ICICI बैंक हो गई, PNB बैंक हो गई, तो बहुत सारी बैंक, ये कॉमर्शियल बैंक जो है इनसे भी आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, आप इनसे बैंक ओवरड्राफ्ट करवा सकते हैं, क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं, है ना, तो वो सब आप यहाँ से फंड रेज कर सकते हैं। एंजल फाइनेंसिंग मतलब एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत पैसा है और वो उस पैसे को छोटे मोटे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, जहां उसको लगता है कि ये स्टार्टअप चलेगा और इससे मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, उसमें वो इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन इसके बदले में उस स्टार्टअप की, उस बिजनेस की जो है ओनरशिप को ये ले लेता है। ये 25 से 70% तक इन्वेस्ट करते हैं और 25 से लगाकर 70% तक की उसकी ओनरशिप को ले लेते हैं जब उनको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंजल फाइनेंसिंग तब करवाते हैं कोई भी बंदा जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जिसके पास अच्छा आइडिया है और जो ग्रो करना चाहता है, जब उसके पास दूसरे रास्ते ना हो। नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब होता है भाई पैसा तो आ गया, चाहे कि इन फंड में से किसी तरीके से आया, अब उसको यूटिलाइज कहाँ किया जाएगा बिजनेस के अंदर। जो पैसा आया है उसको बिजनेस के अंदर यूटिलाइज किया जाएगा, यूटिलाइजेशन फॉर फिक्स एसेट्स और यूटिलाइजेशन फॉर वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट्स का मतलब हो गया है भैया जो फैक्ट्री लगा रहे हैं उसके अंदर मशीन लगेगी, उसके अंदर प्लांट लगेगा, उसके अंदर फर्नीचर लगेगा, है ना, वहाँ। और वर्किंग कैपिटल का मतलब जो डे टू डे वर्क के जो काम होते हैं उसमें भी पैसा खर्च करना पड़ता है, उसको वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ पर इसका यूज होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, इनमें से कौन सा तरीका फंड रेज करने के लिए लेना है जो कंपनी को सही पड़े, सस्ता पड़े, और उस फंड को एकदम, उस रिसोर्स को, उस फंड को, उस पैसे को एकदम अच्छे से यूज करना, जहां जरूरत है उतना यूज करना, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना फिक्स एसेट्स के अंदर, कुछ वर्किंग कैपिटल भी बचा के रखना ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, मैं बताता हूं, अगर सारा पैसा जो है फिक्स एसेट्स खरीदने में लगा दिया, अब मटेरियल कहां से खरीदोगे, लेबर को पैसा कहां से दोगे, कब वो तो बोलोगे प्रॉफिट, अरे अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ, प्रॉफिट कहाँ से कमाएगी, समझ में आया। पहले मटेरियल, लेबर, ये जो खर्चे हैं डे टू डे के, मार्केटिंग वगैरह वो करनी पड़ेगी, उसके बाद जब प्रॉफिट आएगा तब फिर आप फिक्स एसेट्स और परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता है। फाइनेंस फंक्शन या फाइनेंशियल डिसीजन, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करता है, जिसको CFO है ना, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर बोला जाता है, तो CFO के ये काम होते हैं। CFO जो होता है उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसको डिसीजन एक तो लेने पड़ते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन जो लेता है वो लेता है WCM से रिलेटेड, यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं कि बिजनेस के अंदर जो वर्किंग कैपिटल है, डे टू डे खर्चों में जो काम आने वाली पैसा है, वो हमारे पास कितना होना चाहिए, कितना रखना चाहिए, वो डिसीजन। और लॉन्ग टर्म डिसीजन जो लिए जाते हैं फाइनेंस डिसीजन, उसको हम वैल्यू ऑफ फर्म के जरिए माप सकते हैं। और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आती है, वैल्यू ऑफ फर्म, क्योंकि वही फर्म की वैल्यू कहलाती है। और इसके अंदर आता है आपके 3 फंक्शंस, ये F मतलब फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन कौन सा होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। I मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आई का मतलब क्या हो गया बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, एक सेकंड बता दो, यहाँ लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन। ये कौन लेता है, हमारा CFO लेता है, ये डिसीजन लेता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, फिक्स एसेट्स में करना है तो कितना करना है, कौन सी में करना है। और फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन। और D का मतलब डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है बेटा, जो डिविडेंड मतलब जैसे अगर कंपनी है और शेयर इशू करे हैं तो शेयर होल्डर को क्या देना पड़ता है, डिविडेंड। अब जरूरी तो नहीं है लेकिन बहुत सारी कंपनी देती है। जो भी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, वो शेयर होल्डर भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, तो वो इन्वेस्टर जो है वो बदले में रिटर्न तो चाहेगा ही ना, कि उसको कुछ तो मिलेगा तभी तो इन्वेस्ट कर रहा है। अब उसको दो तरीके से मिल सकता है, एक तो जो उसने पैसा लगाया है वो बढ़ता जाए, जैसे किसी ने 1 लाख रुपए लगाए और कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, वेल्थ बढ़ रही है, कंपनी की धन बढ़ रही है, कंपनी बड़ी हो रही है, तो अब वो 1 लाख रुपए 10 लाख के हो गया, यानी कि वैल्यू बढ़ गई। और दूसरा तरीका ये है कि 1 लाख रुपए लगाए, इसके ऊपर कैश में कुछ मिलता रहे, वो मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा, है ना, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसका हिस्सा किसको मिलेगा, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जैसे शेयर होल्डर हो सकते हैं, तो उनको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो ये 3 डिसीजन जो है वो एक CFO को या एक फाइनेंशियल कंट्रोलर को लेने पड़ते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डिविडेंड डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म डिसीजन, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंस। भैया ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं करे तो क्या हो जाएगा, तो पता है क्या हो जाएगा,
मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन मंथ के एंड में उनको उधार लेना पड़ता है, क्योंकि उनका लाइफ स्टैंडर्ड उन्होंने इतना बढ़ा लिया है ना, अब उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM की बिल्कुल समझ ही नहीं है। इससे अच्छे तो मेरे को वो लोग लगते हैं जिनकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये हैं और उसमें भी वो 5,000 रुपये बचा लेते हैं। तो सब खेल ज़्यादा पैसा कमाना नहीं, उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो होता है। ठीक है, ओके। तो क्या इंपॉर्टेंट है, टेकिंग केयर नॉट टू ओवर इन्वेस्टमेंट इन FA यानी कि फिक्स एसेट्स। देखो वो जो फंड है ना उसकी टेक केयर करो, उसको बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट्स में या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत कर दो, कुछ अपने पास में रखो। नेक्स्ट, बैलेंसिंग कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैश इनफ्लो आया 1 लाख रुपए और कैश आउटफ्लो जा रहा है आपका 1.5 लाख रुपए। अब आप बोलोगे 50,000 कहाँ से, फिर उधार लिया होगा कहीं से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को बैलेंस रखना चाहिए, हमेशा इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए, आउटफ्लो कम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, एंश्योरिंग लेवल ऑफ STWC यानी कि शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। S यानी कि शॉर्ट, T मतलब टर्म, W यानी वर्किंग, C मतलब कैपिटल, जो डे टू डे कैपिटल काम आती है ना, हाँ, वो उसका लेवल क्या होगा, कितने लेवल पे होनी चाहिए। मैं लेवल का मतलब ये है, जैसे बैंक होता है ना, उसमें हमारा सेविंग अकाउंट होता है, तो उसमें एक मिनिमम लेवल होता है, उससे ज़्यादा हम पैसे वहाँ से निकाल नहीं सकते, इतना लेवल तो हमको मेंटेन करना ही पड़ेगा वो। ठीक है, तो ऐसे कैसे जो एक लेवल दिखा दो भाई, इतनी तो वर्किंग कैपिटल होनी ही चाहिए, है ना, बिजनेस के अंदर। सेटिंग टारगेट्स, टारगेट सेट करो कि भाई फ्यूचर में हमारी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, सेल्स कितनी होनी चाहिए, है ना, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन टारगेट्स को सेट करो। अब आपके पास कैश फ्लो पड़ा है, उसको खर्च करके उस टारगेट को अचीव करो। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, प्राइसिंग इतनी अच्छी रखो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो, उससे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अब प्राइसिंग अच्छी कैसे रखें, अच्छी कहने का मतलब आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, थोड़ी बचत कर सकते हो, जो पैसा है उसको इस तरीके से मैनेज करो कि उसका बिल्कुल भी बेकार यूज़ ना हो, उसका अच्छा यूज़ हो और उससे अच्छा रिटर्न मिले। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस। रोज के खर्चे जो है ना उसको कंट्रोल करना चाहिए। मैं भी बताता हूँ, आपके रोज के जो खर्चे हैं उसमें थोड़ा सा भी अगर कोई बड़ा खर्चा डेली होता है और उसको आप कुछ दिन के लिए कंट्रोल करोगे तो आपके पास सेविंग बचत होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, टैक्स प्लानिंग। हमेशा ऐसी टैक्स प्लानिंग करो कि गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स पे करना पड़े। वैसे टैक्स पे करना ड्यूटी है हमारी, लेकिन इथिकली अगर हम टैक्स बचा सकते हैं तो हमको बचाना चाहिए। टैक्स चोरी क्या नहीं कह रहा हूँ, टैक्स को इथिकली, नैतिकता से बचा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेके आती है कि यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो इतना छूट मिलेगा, उस तरीके से। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फिर रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर। जो CFO होता है ना, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, उसका क्या रोल है फाइनेंस को कंट्रोल करने का। तो उसका मेन रोल है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू या मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वेल्थ को और उसके प्राइस को, उसकी वैल्यू को, उसके प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करना होता है। और इस तरीके से फिर ये टारगेट ध्यान में रख करके जो है ना उसको जो फाइनेंस है उसका मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, इसके लिए उसको फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं। फर्स्ट डिसीजन आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब उस जगह से पैसा लेना है जहां बिल्कुल कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, यानी कि ज़्यादा वापस पे ना करना पड़े, है ना। तो जैसे अपन इंडिविजुअली देखें तो क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेना चाहिए। अगर लो तो फिर ये समझ के लो कि ये भैया उधारी है, अगर कभी खर्च कर लिया तो विदिन 5-10 दिन के अंदर पे करना है। तो ये है ना, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। तो फाइनेंसिंग करो, लोन लो, फंड रेज करो, लेकिन वहाँ से जहाँ आपके लिए अच्छा रहे, जहाँ जो है रिस्क कम हो और जहाँ इंटरेस्ट वगैरह कम पे करना पड़े। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो, ऐसी एसेट में इन्वेस्ट करो जहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले। वो फिक्स एसेट्स हो सकती है अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो। डिविडेंड डिसीजन कितना डिविडेंड देना है, कितना रिटेन करना है। रिटेन का मतलब ये होता है जैसे कंपनी ने जो है EPS निकाला, अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पर 10 रुपए की अर्निंग हुई। अब कंपनी हो सकती है उसमें से कुछ डिविडेंड दे दे, कुछ अपने पास में रखे, तो वो डिसीजन भी इसको लेना होता है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है, रिटर्न और रिस्क। मैं वही बात कर रहा हूँ, जैसे अपन अगर फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन ले तो रिटर्न और रिस्क को बैलेंस करना है। रिटर्न अच्छा मिले, रिस्क भी कम हो। ऐसा नहीं हो कि हाई रिटर्न हाई रिस्क, तो वहाँ गैम्बलिंग हो जाएगी, या फिर बिल्कुल भी रिस्क तो है ही नहीं और रिटर्न FD हो जाएगी। तो ना FD अच्छी है ना गैम्बलिंग अच्छी है, दोनों ही बेकार है। तो बैलेंस मेंटेन करके चलना इसका फाइनेंशियल कंट्रोलर का काम होता है। जो FM है हमारी, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हमारी, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके 2 ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो यही चाहता है कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस तरीके से वो फाइनेंस को मैनेज करे कि प्रॉफिट ज़्यादा हो। सेकंड नंबर आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ का मतलब होता है धन, बिजनेस का जो वेल्थ है, जो उसकी वैल्यू है,
वैल्यू बढ़े, वैल्यू जो है वो बढ़े। जैसे होता है ना, इस कंपनी की वैल्यूशन 8,000 करोड़ है, इसका 10,000 करोड़ है, वो वैल्यूशन। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हम ये जो फाइनेंस को मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? पैसे को पेटी के अंदर बंद करके रखना ताकि कोई चुरा नहीं ले, नहीं। इसका मकसद है कि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। इसको इस तरीके से पैसे को यूज़ करो, पैसे को ऐसे यूज़ करो कि बिजनेस की वैल्यूशन बढ़े, उसकी वेल्थ बढ़े। तो ये है हमारा FM। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकली एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उससे हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारा ये चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। गुड बाय, थैंक यू।